इक्विटी लिंक डिबेंचर्स, अब ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें मान के चलिए कि अगर 100 रुपीज़ रेज करें तो प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपीज़ हो गया। अब ये 100 रुपीज़ 5 ईयर्स के लिए रेज करे तो कंपनी क्या करेगी या फिर ईश्वर क्या करेगा, लेट सपोज कि 90 रुपीज़ वो ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर देगा कि आफ्टर 5 ईयर्स उसको 100 रुपीज़ वापस मिल जाए, है ना। और बचे हुए 10 रुपीज़ वो ऐसी जगह इन्वेस्ट करेगा कि जहाँ से उसको ज़्यादा रिटर्न मिल जाए। आप समझ रहे हो, मतलब 90 रुपीज़ वो स्टेबल एवेन्यू के अंदर इन्वेस्ट करेगा और 10 रुपीज़ वॉलेटाइल में करेगा या ऐसी जगह पे करेगा जहाँ पे रिटर्न एक्सपोनेंशियल आ सके। तो वो होते हैं इक्विटी लिंक डिबेंचर्स। एक बार समझते हैं, इक्विटी लिंक डिबेंचर्स आर फ्लोटिंग रेट डेट इंस्ट्रूमेंट हुज इंटरेस्ट इज बेस्ड ऑन द रिटर्न्स ऑफ द अंडरलाइंग इक्विटी एसेट्स सच एज निफ्टी 50 S&P। द इश्योर ऑफ द बॉन्ड इन्वेस्ट अ प्री डिटरमिन्ड पार्ट, मतलब कुछ हिस्सा प्रिंसिपल अमाउंट का फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में लगाता है, जैसे कि बॉन्ड्स हो गया, या फिर जिससे बॉन्ड्स में क्यों लगाता है, जिससे प्रोवाइडेड दैट प्रिंसिपल प्रोटेक्शन विच प्रोवाइड प्रिंसिपल प्रोटेक्शन वाइल द बैलेंस, यानी बचा कुछ हिस्सा यानी 10 रुपये इज यूज टू बाय ऑप्शंस दैट प्रोवाइड एक्सपोजर टू रिटर्न्स ऑफ द इक्विटी। आप समझ रहे हो, ताकि उससे रिटर्न जो है ज़्यादा बढ़ सके। दस दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर जनरली स्ट्रक्चर्ड इन अ वे टू गिव फुल कैपिटल प्रोटेक्शन विद अ प्रोविजन फॉर इक्विटी पार्टिसिपेशन टू द इन्वेस्टर्स। क्या है इसके अंदर, देखिए इक्विटीज़ के अंदर एक इनहेरेंट फैक्टर होता है, वो है रिस्क का। तो मान के चलिए अगर कोई एज ओल्ड इन्वेस्टर है तो वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी उसके अंदर नहीं होती है। उसके अंदर ये होता है कि उसका प्रिंसिपल जो है वो तो सेव रहे और थोड़ा सा ऊपर से कुछ उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल जाए, एक्स्ट्रा रिटर्न मिल जाए। तो इस केस में जो इन्वेस्टीज है या फिर ये बोल लीजिए कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, वो प्रिंसिपल अमाउंट को कुछ हिस्सा तो है वो सेफ एसेट में लगा देती है, जैसे गोल्ड में लगा देगी या किसी बॉन्ड में लगा देगी या गवर्नमेंट किसी डिबेंचर में लगा देगी, और बचा कुछ हिस्सा जो है उसके वो शेयर्स बाय कर लेगी ताकि वो प्रिंसिपल के साथ साथ कुछ रिटर्न भी जनरेट कर सके। ठीक है, ये इक्विटी लिंक डिबेंचर्स जो है वो जनरली कॉर्पोरेट्स इशू नहीं करते हैं। कौन इशू करते हैं? म्यूचुअल फंड का प्रोडक्ट है, म्यूचुअल फंड हेज फंड का प्रोडक्ट है ये, और ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज रेस करती हैं इसके थ्रू पैसा। कोई इन कॉर्पोरेट कंपनीज नहीं करती और ना ही आपकी गवर्नमेंट कंपनीज ही करती है। देन कम्स द मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज या फिर एसेट बैक सिक्योरिटीज। देखिए ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है इसके थ्रू कौन, ये फाइनेंशियल कंपनीज इसको सबसे ज़्यादा यूज़ करती है, फाइनेंशियल कंपनीज या फिर बैंक्स। अब इसको समझना बड़ा आसान सा है ये। इसके अंदर क्या है, अब मान के चलिए एक बैंक ने प्रॉपर्टी लोन दिया क्लाइंट को, और लेट्स सपोज कि उसने 1 CR का प्रॉपर्टी लोन दिया, उसमें इसकी क्या आएंगी, EMIs आ जाएंगी। EMIs लेट्स सपोज 1 लाख की EMIs आ गई, और क्लाइंट ने इसके बदले कोलेटरल रखवाना पड़ेगा, तो वो प्रॉपर्टी को गिरवी रखवाएगा या प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रख देगा। ठीक है, प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर दिया क्लाइंट ने इन द फेवर ऑफ बैंक, बैंक के फेवर में उसने मॉर्गेज कर दिया। अब बैंक की जेब में से 1 करोड़ रुपया तो निकल गया, अब वो 1 करोड़ रुपये धीरे धीरे करके आएगा। तो ऐसे करके मान के चलिए अगर बैंक के पास 1000 क्लाइंट है तो 1000 करोड़ तो उसकी जेब में से ऐसे निकल जाएगा, वो पैसा वापस धीरे धीरे आता है। 30 साल की किस्त होती है सालाना, सॉरी आमतौर पे 30 साल की किस्त देनी पड़ती है क्लाइंट्स को, तो 30 साल तक बैंक खाली तो बैठेगा नहीं। तो बैंक क्या करता है, इसी मॉर्गेज के अगेंस्ट में बैंक किसी और दूसरे इंस्टीट्यूट से पैसा उठा लेता है। बस बैंक भी अपने आप को रिप्लेनिशमेंट ऑफ फंड, बैंक भी इसी मॉर्गेज के ब्याह पे दूसरे बैंक से या फिर दूसरे किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से पैसा रेज कर लेता है। तो इस पूरी ट्रांजैक्शन को कहते हैं मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी। मॉर्गेज बैक क्यों बोलते हैं? क्योंकि मॉर्गेज किसके फेवर में है, बैंक के फेवर में ऑलरेडी मॉर्गेज थी, और उसी मॉर्गेज को इन्होंने आगे पास ऑन करके फिर दोबारा पैसा उठा लिया। अब अगर बैंक को जब अपनी इंस्टॉलमेंट देनी होगी तो वो कैसे देगा, वो वही इंस्टॉलमेंट दे देगा जो उसने क्लाइंट से ले ली है। समझ लीजिए अगर क्लाइंट से उसको 1 लाख रुपये महीना आ रहा है तो वो आगे कितने की इंस्टॉलमेंट बनवा लेगा, 90,000 की बनवा लेगा, तो 10,000 रुपीज़ हमेशा बैंक की जेब में रहते ही रहते हैं। ये इस तरीके से बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इस तरीके से काम करते हैं। इसी को मॉर्गेज बैक कहते हैं और इसी को ही एसेट बैक सिक्योरिटीज कहते हैं। अब एक बार मैं आपको बता देता हूँ, MBS इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय द इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट द रिसीवेबल्स यानी EMIs एंड कैश फ्लोज फ्रॉम द फाइनेंशियल एसेट्स सच एज होम लोन्स, ऑटो लोन्स और रेंट रिसीवेबल। तो ऑटो भी गिरवी रखवाना पड़ता है, अगर कोई गाड़ी ली है वो भी गिरवी रखवाना पड़ेगा, घर लिया तो घर भी गिरवी रखवाना पड़ता है, तो वही गिरवी वो आगे पास ऑन कर देते हैं और EMIs के थ्रू फिर पेमेंट करते रहते हैं। देन कम द रीट्स एंड INBTs। देखिए रीट्स और INBTs क्या है, ये स्पेशल पर्पस ट्रस्ट होते हैं। स्पेशल पर्पस ट्रस्ट क्यों है?
जैसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या है, इसका काम क्या है, रियल एस्टेट को डेवलप करना। ये कमर्शियल रियल एस्टेट को डेवलप करता है, फिर उन रियल एस्टेट्स को लीज पे दे देता है, फिर लीज के थ्रू इस पर रेगुलर इनकम आती रहती है, फिर वो जो इनकम आती है वो ये अपने इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ऐसी INVTs क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में या इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड कंपनीज के अंदर पैसा लगाते हैं, फिर उससे पैसे से जैसे मान के चलिए इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से शेयर खरीदे, और अगर शेयर्स में जो प्रॉफिट होगा ये अपने जो इनके खुद के ट्रस्ट के इन्वेस्टर्स होते हैं फिर उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सिंपल। सो दीज आर द इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स दैट पूल मनी फ्रॉम वेरियस इन्वेस्टर एंड इन्वेस्ट इन रेवेन्यू जनरेटिंग रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। सिंपल। या तो रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में लगाएंगे या फिर ये खुद रियल एस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कमर्शियल रियल एस्टेट डेवलप करेंगे। ठीक है। देन कमोडिटीज में भी इन्वेस्टमेंट होता है, और कमोडिटीज क्या होता है, जो डेली यूज की आइटम होती हैं, थिंग्स विच यू यूज ऑन द डेली बेसिस, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, क्रूड ऑयल जिसको कच्चा तेल बोलते हैं, नेचुरल गैस, और एग्रीकल्चर रिलेटेड कमोडिटी प्रोडक्ट्स हो गया, फार्म प्रोड्यूस, जितना भी फार्म प्रोड्यूस है जैसे वीट, बार्ले, इवन कोकोआ, शुगर, एवरीथिंग इज ट्रेडेबल, एवरीथिंग इज ट्रेडेबल। तो ये भी एक काइंड ऑफ एसेट क्लास है, और ये यहाँ भी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज आती हैं। देन अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं सिक्योरिटीज मार्केट की, तो सिक्योरिटी मार्केट के अंदर दो डिफरेंट तरीके की मार्केट को रिकग्नाइज किया गया है। फर्स्ट इज प्राइमरी मार्केट एंड देन इज सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जहां पे इशूअर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एज वेल एज इन्वेस्टर्स दोनों एक दूसरे से मिल लेते हैं विदाउट एनी इंटरमीडिएट। इशूअर इन्वेस्टर से डायरेक्ट मिलता है, डायरेक्ट फंड रेज करके अपना बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट कर देता है। ऐसे इन्वेस्टर बिना किसी ब्रोकरेज के इशूअर को पैसा दे देता है और इसमें कोई इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होती। तो यहाँ पे पैसा कैसे रेज होता है, IPO और FPO के थ्रू। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड फर्दर पब्लिक ऑफर, ये भी अभी डिटेल में पढ़ने वाले। सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, वो मार्केट जहाँ पे इंटरमीडिएट के थ्रू आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करनी होती है, इंटरमीडिएट के बिना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज आ जाता है, आपको स्टॉक एक्सचेंज में जाके, कंपनीज इन्वॉल्व है ही नहीं यहाँ पे, आप कंपनी के ऑफिस जाके उससे शेयर्स नहीं खरीद सकते। यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज जाना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स होते हैं जिनको बोलते हैं स्टॉक ब्रोकर के थ्रू आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है। अगर हम प्राइमरी मार्केट की बात करते हैं तो प्राइमरी मार्केट कौन सी मार्केट है, जहां पे कंपनीज डायरेक्टली अप्रोच इन्वेस्टर्स इन ऑर्डर टू रेज कैपिटल, है ना, टू रेज कैपिटल। सिंपल। और इसका मोड क्या होता है, IPO एंड FPO। सो मोस्ट कंपनीज आर यूजुअली स्टार्टेड प्राइवेटली, तो जब कंपनी बनती है तो प्राइवेट बनती है। हाउएवर द प्रोमोटर्स कैपिटल एंड बोरोइंग फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मे नॉट बी सफिशिएंट फॉर सेटिंग अप एंड रनिंग द बिजनेसेस, है ना। तो प्रमोटर्स के पास पैसा लिमिटेड है और बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से पैसा उठाने में उनको लोन लेना पड़ता है, तो उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और लोन का पैसा वापस भी करना पड़ता है। तो कंपनीज क्या करती हैं, पब्लिक के पास जाती हैं, पब्लिक को ऑफर देती हैं शेयर्स का, अपना प्रोस्पेक्टस दिखाती है, अपने बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स को समझाती हैं, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को समझाती है, फिर उसके बिहाफ पे कंपनी से वो पैसा लेती हैं, इसलिए उसको बोला जाता है पब्लिक इशू। ठीक है। अब IPO को रेज करने का भी एक मेथड होता है, वो भी समझ लेते हैं। When an unlisted company makes either a fresh issue of securities or offer for sale of its existing securities or both for the first time to the public, this paves the way for listing and trading of the issue security. तो जब भी कोई भी कंपनी पहली बार पब्लिक को ऑफर देती है शेयर्स परचेज करने का, अब वो कौन से शेयर हो सकते हैं, तो फ्रेश शेयर हो सकते हैं, फ्रेश शेयर जो कंपनी ने हाल फिलहाल में इशू करे और वो डायरेक्ट किसको अलॉट होंगे, इन्वेस्टर्स को अलॉट होंगे, या फिर ऑफर फॉर सेल ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज माने कोई कंपनी का प्रमोटर होगा, प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग को सेल ऑफ करना चाहता है IPO के थ्रू, तो वो भी पॉसिबल है। ठीक है। दोनों ही केस में कंपनी के नाम पे ही सारा काम होगा और कंपनी के ही शेयर्स उसको मिलेंगे। तो इससे फायदा क्या होता है, लिस्टिंग हो जाती है। लिस्टिंग का मतलब क्या है, इजी फैसिलिटेशन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। तो इशूअर कंपनी इन्वेस्टर्स के पास जाती है, इशूज और ऑफर शेयर्स टू इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर बदले में क्या देते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। इन्वेस्टर्स कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, फिर कंपनी उसको किस लिए रेज करती है, ताकि एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस कर सके, या तो बिजनेस एक्सपेंशन करना हो, या फिर रीपेमेंट ऑफ डेट, या फिर उसको अपना कर्जा कम करना हो। ठीक है। या फिर वो पैसा कैसे रेज करेगी, FPO के थ्रू। देखिए, अपार्ट फ्रॉम IPO
कंपनी कभी भी पब्लिक से कोई भी पैसा रेस करेगी वो हमेशा एफपीओ कहलाया जाएगा। पहली बार करेगी तो आईपीओ कहलाया जाएगा, पहली बार के बाद सब्सिक्वेंटली जब भी करेगी तो एफपीओ कहलाया जाएगा। एफपीओ मानेंगे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर या फिर फर्दर पब्लिक ऑफर, ठीक है। फिर उसके बाद है प्राइवेट प्लेसमेंट। अब प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन के साथ या सेलेक्ट क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स के साथ जब आप प्राइवेटली प्लेस करते हो शेयर्स को तो उसको प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गया? इट रेफर्स टू इशूइंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ शेयर टू अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट द नंबर ऑफ इन्वेस्टर टू हुम शेयर्स आर इशूड अंडर द प्राइस शुड नॉट एक्सीड 50। अब इसके केस में क्या होता है? जो प्राइवेट प्लेसमेंट में आपके होते हैं अलॉटीज होते हैं, शेयर अलॉटीज होते हैं, वो ऑलरेडी रिकग्नाइज अलॉटीज होते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या मैनेजमेंट को ये पता होता है कि वो किसको शेयर्स देने वाले हैं। लेकिन आईपीओ और एफपीओ के केस के अंदर पब्लिक अननोन होती है, प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर पब्लिक नोन होती है और ये 50 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो मान के चलिए आप फिंगर पे काउंट कर सकते हैं और आपको पता होता है किसको कितना शेयर देना है, तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट हो गई। और जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में आपको QIP सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। तो जब प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को होती है, जिसको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ही बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। तो रियल लाइफ में आपको ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट बहुत देखने को मिलेगा। और आप ये समझिए लगभग हर कंपनी QIPs करती है, हर कंपनी, बहुत सारी कंपनी करती है। तो इसको भी डिटेल में पढ़ते हैं। QIPs क्या है? जब भी प्राइवेट प्लेसमेंट में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को शेयर्स अलॉट होंगे उसको हम QIPs बोलते हैं। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट या फिर QIP इज अ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स मेड बाय द लिस्टेड कंपनी टू अ सर्टेन आइडेंटिफाइड कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर नोन एज QIPs। अब QIPs में कौन सा आ गया? म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, LIC, प्रोविडेंट फंड, बायलेटरल इंस्टीट्यूट, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूट, और ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट जिसकी कॉर्पस 25 करोड़ से ज़्यादा हो, बस 25 करोड़ से ज़्यादा कैपिटल होनी चाहिए, उसको हम QIPs बोल देते हैं। प्रेफरेंशियल इशू इज अनदर फॉर्म ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। और प्रेफरेंशियल इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट का मोडस ऑपरेंडी सेम ही है, तो लगभग दोनों को सेम ही माना जाता है। प्रेफरेंशियल इशू लिस्टेड कंपनीज लेकर आती हैं और प्राइवेट प्लेसमेंट अनलिस्टेड कंपनीज में लेके आ सकती है, ठीक है। अब राइट एंड बोनस इशू। राइट एंड बोनस इशू के अंदर एक ही चीज़ कॉमन है, दोनों एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर किए जाते हैं, जिसमें से बोनस का मतलब है फ्री ऑफ कॉस्ट और राइट्स इशू का मतलब है डिस्काउंट पे, सिंपल। तो बोनस इशू फ्री में मिलता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को और राइट इशू डिस्काउंट में मिलता है। और कौन से शेयर होल्डर को मिलता है? इसके लिए कंपनी एक कट ऑफ डेट डिक्लेयर करती है, जिसको रिकॉर्ड डेट बोला जाता है। कट ऑफ डेट डिक्लेयर करती है, उस कट ऑफ डेट के ऊपर कोई भी कंपनी का शेयर होल्डर है, जो कंपनी का शेयर होल्डर है, सबको ये दिया जाएगा। अब राइट इशू में पेमेंट देनी होती है, भले ही कम देनी होती है लेकिन देनी तो होती है। मान के चलिए अगर करंट प्राइस चल रहा है शेयर का 100 रुपीज़, तो राइट इशू वो ले आएंगे 90 रुपीज़ पे, फिर भी 90 रुपीज़ तो देने पड़ेंगे। बोनस शेयर तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, हर कोई ले लेगा। लेकिन राइट इशू हर कोई नहीं लेता है, जिसको 90 रुपीज़ पे नहीं करने वो नहीं करेगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? उतने अमाउंट के राइट इशू जो है वो या तो कैंसिल हो जाते हैं वो, या फिर दूसरे किसी शेयर होल्डर को ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर ऑनशोर एंड ऑफशोर ऑफरिंग्स। अब देखिए, while raising capital, issuers can either issue the security in the domestic market and raise capital or approach investor outside the country. If capital is raised from the domestic market तो क्या बोला जाएगा? onshore, और जब आप फॉरेन मार्केट को ऑफर करोगे तो बोला जाएगा ऑफशोर, ठीक है। ऑफर फॉर सेल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कोई भी एग्जिस्टिंग बड़ा शेयर होल्डर है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, और एग्जाम्पल क्या आएगा इसमें? प्रमोटर। जनरली इसमें क्या होता है, जो प्रमोटर होते हैं कंपनी के, वो प्रमोटर अपने शेयर्स आईपीओ के थ्रू ऑफर करते हैं पब्लिक को, आईपीओ ऑफर टू पब्लिक, बस वो हो जाता है ऑफर फॉर सेल। और इसमें कोई भी फ्रेश इक्विटी शेयर्स कंपनी इशू नहीं करती, एग्जिस्टिंग इक्विटीज को ही पब्लिक को ट्रांसफर किया जाता है। तो आईपीओ है क्या? देखिए, जब भी कंपनी में, कोई भी कंपनी में अगर पब्लिक इन्वॉल्व हो जाती है तो वो पब्लिक इशू हो जाता है या पब्लिक ऑफर हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकेंडरी मार्केट को अगर हम डिटेल में पढ़ते हैं तो सेकेंडरी मार्केट क्या है? जब आप फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स के थ्रू ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं। और यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर कौन हो गया? स्टॉक एक्सचेंज। अ सेकेंडरी मार्केट रेफर्स टू अ मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड आफ्टर बीइंग इनिशियली ऑफर्ड टू द पब्लिक इन द प्राइमरी मार्केट बाय प्रोवाइडिंग एन एफिशिएंट प्लेटफॉर्म की क्या बात कर रहा है? स्टॉक एक्सचेंज की, फॉर ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। द मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडिंग इज डन इन द सेकेंडरी मार्केट विद द हेल्प ऑफ वेरियस मार्केट इंटरमीडिएट्स। और कौन कौन से इंटरमीडिएट्स हैं?
ओवर द काउंटर मार्केट, ओवर द काउंटर का मतलब क्या है, आमने सामने बैठ के ट्रेडिंग करना। मान के चलिए जैसे शर्त हो गई, मिस्टर ए ने बोला कि रिलायंस इंडस्ट्री ऊपर जाएगी और मिस्टर बी ने बोल दिया कि रिलायंस इंडस्ट्री नीचे जाएगी, तो ये शर्त हो गई, तो ये ओवर द काउंटर हो गया। तो ओवर द काउंटर मार्केट्स आर द मार्केट वेयर ट्रेड्स आर डायरेक्टली नेगोशिएटेड बिटवीन द टू और मोर काउंटर पार्टीज, आमने सामने बैठ के बात कर ली। इन दिस टाइप ऑफ मार्केट द सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड एंड सेटल्ड ओवर द काउंटर अमंग द काउंटर पार्टीज डायरेक्टली। ठीक है, इसमें कोई भी गारंटी सिक्योरिटी नहीं होती है ओटीसी में, बस फ़ोन पे आपने बात कर लिया या कंप्यूटर पे आपने बात मैसेज छोड़ दिया और ये हो गया। फिर एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट वो होती है जहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सेटलमेंट और ट्रेडिंग होती है, और यहाँ पे मार्जिन रिक्वायर्ड होती हैं, यहाँ पे सेटलमेंट ऑफ ट्रेड गारंटी होती है, यहाँ पे कोई भी काउंटर पार्टी डिफॉल्ट नहीं होता। ये सेफेस्ट वे है ट्रेडिंग करने का। द अदर ऑप्शन ऑफ ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी इज थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज रूट, और स्टॉक एक्सचेंज रूट से केवल आप ब्रोकर के थ्रू जा सकते हो विद द हेल्प ऑफ ब्रोकर। तो ब्रोकर आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएगा और वो प्लेटफॉर्म उसको कहाँ से मिला है, स्टॉक एक्सचेंज से मिला है। उस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रांजेक्शन कर सकते हो, और यहाँ पे कोई भी डिफॉल्ट नहीं होता है। डिफॉल्ट को सेफगार्ड करने की गारंटी किसकी, एक्सचेंज की गारंटी है। देन ट्रेडिंग, अब ट्रेडिंग क्या होता है, इजी बाइंग एंड सेल, अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट टू बाय और सेल सिक्योरिटी इज कॉल्ड एज ट्रेडिंग, सिंपल। अब देखिए क्लियरिंग एंड सेटलमेंट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और रादर इट इज अ फीचर ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज। कैसे, देखिए एक पार्ट होता है ट्रेडिंग करना, तो ट्रेडिंग के अंदर बायर और सेलर दोनों की ऑब्लिगेशन अराइज होती है। तो बायर को क्या करना होता है, डिपॉजिट देना होता है, और डिपॉजिट अमाउंट डिपॉजिट करना होता है, और सेलर को क्या करना होता है, सिक्योरिटीज डिपॉजिट करनी पड़ती है, क्योंकि उसने अपने शेयर बेचने हैं। वो उस डिपॉजिट कहाँ करेंगे, तो वो डिपॉजिट करते हैं क्लियरिंग हाउस को। फिर क्लियरिंग हाउस की जिम्मेदारी होती है उस पूरे ट्रेड को क्लियर कराना और सेटल कराना, बस वो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट है। तो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट आर पोस्ट ट्रेडिंग एक्टिविटीज, जब एक बार ट्रेडिंग हो जाती है, दैट कंस्टिट्यूट द कोर पार्ट ऑफ द इक्विटी ट्रेड लाइफ साइकिल। क्लियरिंग एक्टिविटी इज ऑल अबाउट असरटेनिंग द नेट ऑब्लिगेशन, दोनों से पैसा या फिर उनकी सिक्योरिटी कलेक्ट करना और फिर उसके बाद ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना। तो सेलर से बायर की तरफ शेयर्स कैसे जाएंगे, वो किसका काम है, क्लियरिंग हाउस का काम है। और बायर से सेलर की तरफ पैसा कैसे जाएगा, वो किसका काम है, क्लियरिंग हाउस का काम है। ठीक है, तो ये क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, क्लियरिंग एंड सेटलिंग ऑफ ट्रेड्स एग्जीक्यूटेड बाय द बायर एंड सेलर। ठीक है, देन टॉकिंग अबाउट द रिस्क मैनेजमेंट। अब देखिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है, और ओटीसी ट्रांजैक्शन जितनी भी होती है उसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट जीरो होता है। काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्टॉक एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, तो स्टॉक एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के अंदर रिस्क मैनेजमेंट फुल फ्लेजेड होता है। क्यों, क्योंकि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का काम होता है सेटल कराना, और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन गारंटी देता है सेटलमेंट की। तो किसी भी पार्टी का पैसा ना मरेगा और ना किसी पार्टी के शेयर्स डूबेंगे। ठीक है, तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का फीचर क्या है कि इट गारंटीज द सेटलमेंट ऑफ ट्रेड। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इन द एक्सचेंज ट्रेडेड वर्ल्ड द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एज डिफाइंड अबव गिव्स अ सेटलमेंट गारंटी ऑफ ट्रेड्स टू द काउंटर पार्टीज। ठीक है, अब इसके लिए वो कैसे, वो गारंटी देते कैसे, वो अपफ्रंट मार्जिन कलेक्ट करते हैं। बायर और सेलर दोनों से अपफ्रंट मार्जिन कलेक्ट करेंगे, पीक मार्जिन कलेक्ट करेंगे एंड मार्क टू मार्जिन कलेक्ट करेंगे। मार्जिन का मतलब है कि वो पहले से ही कुछ सिक्योरिटी गिरवी रखवा लेते हैं, अमाउंट, कुछ अमाउंट को गिरवी रखवाएंगे। अगर कोई सेलर है शेयर्स का तो उसके शेयर्स को गिरवी रख लेंगे एकदम से, और अगर कोई बायर है तो उसका कुछ पैसा गिरवी रख लेंगे। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिन, अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ अमाउंट। तो अपफ्रंट कलेक्शन जब वो करेंगे तो वहाँ पे डिफॉल्ट हो भी जाएगा, तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास तो ऑलरेडी पैसा है। अब हम बात करते हैं कि वेरियस मार्केट पार्टिसिपेंट कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज है, और स्टॉक एक्सचेंज का काम क्या है, इट फैसिलिटेट्स द ट्रेडिंग इन स्टॉक्स, और ये एक ट्रेडिंग टर्मिनल और प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बायर और सेलर जाके ब्रोकर्स के हेल्प से ट्रेडिंग कर सकते हैं। और इंडिया में कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड ये क्या है, MSCI एक्सचेंज। These all exchanges have nationwide trading terminal, मतलब पैन इंडिया प्रेजेंस है इनकी, एंड ट्रेडिंग हैपन्स ऑन दीज एक्सचेंजेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग टर्मिनल। घर पे बैठ के अपने लैपटॉप से वाईफाई से कनेक्टेड होके आप कहीं से भी ट्रेडिंग ले सकते हो। ठीक है, देन कम्स द डिपॉजिटरी। अब देखिए डिपॉजिटरी इज जस्ट लाइक अ बैंक,
बट इंस्टेड ऑफ होल्डिंग कैश इट होल्ड्स सिक्योरिटीज या शेयर्स. बैंक्स दैट होल्ड्स सिक्योरिटीज, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटी होल्ड करता है. क्योंकि आप लोगों को पता होगा आज की तारीख में फिजिकल हैंडलिंग ऑफ शेयर्स खत्म हो चुका है इंडिया से. रादर देन शेयर्स, वो कोई भी सिक्योरिटी हो, किसी भी फॉर्म की सिक्योरिटी हो, वहाँ पे फिजिकल पेपर और फिजिकल पेपर वर्क खत्म हो गया है, फिजिकल हैंडलिंग खत्म हो गई है. अब हर जगह इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में काम होता है. पूरी स्टॉक मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म चलता है और उस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को हम बोलते हैं डीमेटीरियलाइज फॉर्म, जिसको डीमैट कर दिया गया, यानी रिकॉर्ड बेस्ड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बेस्ड कर दिया गया. तो ये वाला जो काम है डिपॉजिटरी का, अब इंडिया के अंदर दो कंपनी संभालती है. एक का नाम है NSDL, एक का नाम है CDSL. NSDL है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, CDSL है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड. NSDL को NSE ने प्रमोट किया, CDSL को BSE ने प्रमोट करा. अब CDSL खुद भी एक ऐसी कंपनी है जो लिस्टेड है, NSE पे लिस्टेड है, तो इसके शेयर्स में भी आप ट्रेड कर सकते हो. देन कम्स द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. अब देखिए डिपॉजिटरी खुद कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, तो वो खुद तो काम करेगी नहीं, गवर्नमेंट तो आउटसोर्स करती है सारा काम. तो डिपॉजिटरी ने अपना काम सारा आउटसोर्स किसको किया हुआ है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को. तो ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट असल में एजेंट होते हैं डिपॉजिटरी के. इनका काम क्या है? इनका काम है डीमैट अकाउंट ओपन करवाने का, क्लाइंट्स के डीमैट अकाउंट ओपन कराने का काम है. और डीमैट अकाउंट कहाँ ओपन होते हैं? डिपॉजिटरी के साथ. तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इन शॉर्ट वो एजेंट हैं डिपॉजिटरी के जो क्लाइंट्स के डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं डिपॉजिटरीज के साथ. सिंपल है ना. और प्रैक्टिकल लाइफ में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होंगे? अगेन स्टॉक ब्रोकर. क्यों? क्योंकि जो ट्रेडर होता है वो शेयर्स खरीदता किसके हेल्प से? ब्रोकर की हेल्प से. तो जब खरीदता ब्रोकर की हेल्प से, तो ब्रोकर ही डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होगा, क्योंकि अल्टीमेटली फिर वही डिपॉजिटरी में उसको ट्रांसफर करवाएगा. ट्रेडिंग मेंबर को क्या बोलते हैं? स्टॉक ब्रोकर्स. तो स्टॉक ब्रोकर्स क्या होते हैं? वो मेंबर होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के जो स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, रजिस्टर्ड एज अ स्टॉक ब्रोकर, ठीक है. और इनका काम क्या है? इनका काम भी क्या है? फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेडिंग. ये स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर बोले जाते हैं और इसके लिए इनको फीस भी पे करनी पड़ती है. देन द ऑथराइज पर्सन. अब ये ऑथराइज पर्सन कौन होते हैं? सब ब्रोकर्स, जो ब्रोकर्स के पार्टनर होते हैं या फिर ब्रोकर के एजेंट होते हैं. और इनका काम क्या होता है? क्लाइंट्स को ब्रोकरों के पास लेकर आना. तो ये चेन बनी हुई है पूरी. ऑथराइज पर्सन इज एनी पर्सन, इंडिविजुअल हो, पार्टनरशिप हो, LLP हो, बॉडी कॉर्पोरेट, हु इज अपॉइंटेड बाय अ स्टॉक ब्रोकर और अ ट्रेडिंग मेंबर एज एन एजेंट टू रीच आउट द इन्वेस्टर्स. है ना. तो हो सकता है कि दूर कहीं गांव के अंदर भी कुछ लोग हो जो ट्रेडिंग करना चाहते हो, और बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके ऑफिस तो मुंबई, दिल्ली, गुजरात, अहमदाबाद ऐसी जगह पे होते हैं. तो अगर गाँव का कोई बंदा है तो वहाँ तक कैसे पहुँचे? तो इसलिए सब ब्रोकर और एजेंट बना लेते हैं अपने. उनको कमीशन देते हैं, जो भी ट्रेडिंग होती है उसके बिहाफ पे कमीशन देते हैं और अपना एजेंट बनाए रखते हैं. देन कस्टोडियन. कस्टोडियन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सिक्योरिटीज़ की सेफ कीपिंग का काम करती है. और रियल लाइफ में कस्टोडियन कौन होता है? लार्ज प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स होते हैं. जितने भी बैंक्स हैं वो सब कस्टोडियन है. और कस्टोडियन कौन सी सिक्योरिटीज़ रखती है? जैसे मान के चलिए हेज फंड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया और पेंशन फंड हो गया. तो वो जो अपने क्लाइंट का पैसा मैनेज करती हैं, जो अपने क्लाइंट का किसी और का पैसा मैनेज करती हैं, वो अपनी सिक्योरिटीज़ कहाँ रखवाती है? कस्टोडियंस के पास. सिंपल. So custodian is an entity that is charged with the responsibility of holding funds and securities of its large clients. कौन कौन से होते हैं? बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनियां, फंड, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स. तो इनका काम क्या होता है? सेफ कीपिंग ऑफ एसेट्स, सेफ कीपिंग ऑफ सिक्योरिटीज का. That's it for today's class. We'll discuss the new topic in next video.